Hello students welcome back to our YouTube channel. Students, today in this lecture we are going to discuss quantitative aspects of electrolysis. Students, आज हम आज हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस सेल के बारे में. इसको एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस सेल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. इलेक्ट्रोलिसिस सेल में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिसिस टैंक होता है. इलेक्ट्रोलिसिस टैंक में हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है. हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट. उसी इलेक्ट्रोलाइट जिस सॉल्ट का होता है, मतलब कि अगर ये कॉपर का है तो हमें कॉपर के क्या लेना है. यहाँ पे अगर CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ये इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, वो हमें कॉपर के ही लेने होते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था. बैटरी का नेगेटिव पोर्शन जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होता है उसको हमने नेगेटिवली चार्ज कहा था और उसको हमने कैथोड कह दिया था. और पॉजिटिवली चार्ज जो टर्मिनल होता है बैटरी का, वो जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होता है उसको हमने पॉजिटिव कहा था और उसको हमने एनोड बताया था. हमने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे CuSO4 लिया हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, इम्प्योर कॉपर का रॉड लेने वाला हूँ. मतलब कि इम्प्योर कॉपर का रॉड में लेने वाला हूँ. और यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, तो प्योर कॉपर का रॉड लेने वाला हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका हम यूज़ क्या करते हैं, तो उसका हम यूज़ करते थे इम्प्योर मेटल से. हमें अगर प्योर मेटल चाहिए होता है, ठीक है, इम्प्योर मेटल से हमें अगर प्योर मेटल चाहिए होता है, उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करते थे. तो अगर इम्प्योर मेटल से हमें प्योर मेटल चाहिए तो सिंपल सी बात होती है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है उसमें प्योर कॉपर, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्योर कॉपर होगा प्लस कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होने वाली है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी. ठीक है, तो उसमें से जो प्योर कॉपर होता है वो इस इलेक्ट्रोलाइट पे क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है. इस इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है, तो ट्रांसफ़र होता है. ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इम्प्योर कॉपर के रोड से, मतलब कि इम्प्योर इलेक्ट्रोड से प्योर इलेक्ट्रोड पे किसका ट्रांसफ़र होता है, प्योर मेटल का ट्रांसफ़र होता है. ऐसा कुछ लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. सिंपल सी बात है कि ये इम्प्योर होता है, इसमें जो भी प्योर मेटल मान लो, यहाँ पे मैंने मेटल को कॉपर के तौर पे ले लिया है, तो यहाँ से प्योर कॉपर इस इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा. ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पे चला जाने वाला है. यहाँ तक हमने लिखा था इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ ऐसा होता है कि इम्प्योर से प्योर पे क्या चला जाता है, हमारा प्योर मेटल चला जाता है. ठीक है, यहाँ से इम्प्योर कॉपर के रोड से प्योर कॉपर ये हमारे इस इलेक्ट्रोड पे आ जाने वाला है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ क्वांटिटी में, कुछ अमाउंट में यहाँ पे चिपक जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है. ठीक है, यहाँ पे चिपक जाता है. ठीक है, इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. क्वांटिटेटिव मतलब कुछ अमाउंट, किस अमाउंट की बात होने वाली है, तो कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड. इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोलिसिस के वक्त क्या होता है, यहाँ से इम्प्योर के मेटल के रॉड से प्योर मेटल पे रॉड पे क्या होता है, प्योर मेटल का ट्रांसफर. फिर से बता दूं, यहाँ पे इम्प्योर मेटल का रॉड है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे है इम्प्योर कॉपर का रॉड. इसका मतलब कि इसमें प्योर कॉपर भी है और इम्प्योरिटी भी है. तो क्या होता है कि जो प्योर कॉपर होता है उसका ट्रांसफर होता है यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे होता है. ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा दिया है. ठीक है, इस तरीके से मैंने दिखा दिया है. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है कि कितनी क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में ये सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है इस इलेक्ट्रोड पे. यहाँ से यहाँ पे जो प्योर
कॉपर ट्रांसफर हुआ है या प्योर मेटल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोलिसिस सेल में, तो कितने अमाउंट में, ठीक है, हमें क्वांटिटी मिलने वाली है। इसी वजह से हमने क्या बोला है कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने ये यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, चलो तो उसके बाद देखते हैं क्या है। ओके, तो हमने क्या देखा था, हमने एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट वाला पोर्शन बोला था मैंने कि यहाँ से इम्प्योर, ये हमने इम्प्योर कॉपर का रॉड ले लिया, यहाँ पे हमें प्योर कॉपर मिल गया, यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन था, ठीक है, और यहाँ से प्योर कॉपर इस इलेक्ट्रोड पे आ जाते हैं। हमने ऐसा लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो ये पूरी प्रोसेस हुई थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 हम ऐसे कहते हैं। इसी तरीके से हमें इंडस्ट्री के अंदर अगर सोडियम और मैग्नीशियम प्योर स्टेट में चाहिए तो हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एंड MgCl2, ठीक है। इसी तरीके से NaCl और MgCl2 को हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लेने वाले हैं, और यहाँ पे रॉड कौन से लेने वाले हैं, इम्प्योर सोडियम और इम्प्योर सोडियम का रॉड लेने वाले हैं, और यहाँ पे प्योर सोडियम का रॉड लेने वाले हैं। और अगर MgCl2 है तो यहाँ पे इम्प्योर मैग्नीशियम का रॉड लेने वाले हैं, और यहाँ पे प्योर मैग्नीशियम का रॉड लेने वाले हैं। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम का मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो उसके लिए मैं Al2O3 यूज़ करने वाला हूँ। Al2O3 यूज़ करने वाला हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट का मतलब होता है Na3AlF6। ये आपको MCQ में बहुत यूज़ होगा, Na3AlF6, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलिसिस हमने लास्ट बात की थी वो क्या थी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4, ठीक है। और हमें पता है कि एनोड पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये पोर्शन था उसको मैंने एनोड बोला था, और वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड होता है वहाँ पे क्या होता है, तो रिडक्शन, वहाँ पे क्या होता है, तो रिडक्शन होता है। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। रिडक्शन पे हमने क्या प्रोसेस होती देखी थी कि Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि कॉपर यहाँ पे चिपक गया, क्या हो गया, यहाँ पे चिपक गया, मतलब कि यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। हमने इतना देखा था कि Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, और कॉपर में कॉपर यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है उस पर चिपक जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन ये जो इक्वेशन हमने लिखा रिडक्शन वाला, उसका मीनिंग क्या होता है आज हम वो समझने वाले हैं, मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है उसका मीनिंग क्या होने वाला है वो हमें पता होना चाहिए। ये इक्वेशन हमें क्या बताएगा कि अगर हमें 1 मोल कॉपर चाहिए, क्या 1 मोल मुझे कॉपर चाहिए, ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मुझे अगर 1 मोल कॉपर का ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कितने चाहिए, तो मुझे चाहिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वापस बता रहा हूँ, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ पे अगर मुझे 1 मोल कॉपर का ट्रांसफर करवाना है, यहाँ से यहाँ पे मुझे 1 मोल कॉपर का ट्रांसफर करवाना है, उसके लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 मोल्स, मतलब कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मुझे। इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल्स चाहिए, 2 मोल्स, कितने, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से यहाँ ये 1 मोल कॉपर का ट्रांसफर करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ठीक है, 2 मोल से कम इलेक्ट्रॉन में देता हूं, तो यहाँ पे कॉपर का जो ट्रांसफर, मतलब जो कॉपर डिपॉजिट होने वाला है या इस इलेक्ट्रोड पे, वो 1 मोल से कम होगा, वो 1 मोल से कम होने वाला है। वो क्या होता है, तो 1 मोल से कम होता है। तो हमें ये क्या पता चला है कि एक तरीके से यहाँ पे कितने अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, इस इलेक्ट्रोड पे कितने अमाउंट में सब्सटेंस, मतलब कि यहाँ पे कॉपर कितना डिपॉजिट होने वाला है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो मतलब कि सॉरी
यहाँ पे कितने अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट होने वाला है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कितने अमाउंट में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वापस एक बार देख लो क्या बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पे ये हमारा सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, तो जो अमाउंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ से यहाँ पे कितने मोल्स या कितने अमाउंट में सब्सटेंस या कितने अमाउंट में यहाँ पे ये जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है वो कितने अमाउंट में हुआ, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने उसको दिए हुए है। तो एक तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की बात। किसकी बात हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाती है। आपको पता ही है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सिंपल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे वो डिपेंड करेगा अमाउंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो एक तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंड करेगा, कितने अमाउंट में आपने इलेक्ट्रिसिटी उसको दी हुई है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो यहाँ पे डिपॉजिट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, हमारी बुक में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज बोला गया है। मतलब कि यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज़ किया है वो हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वांटिटी ऑफ चार्ज के तौर पे यूज़ किया गया है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है, हमारी बुक में क्वांटिटी ऑफ चार्ज वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा बेसिक बात कर ले। हमें पता होता है कि 1 मोल इक्वल टू 1 मोल सब्सटेंस जो होता है, या 1 मोल, हाँ 1 मोल सब्सटेंस मान लो, वो 6.022 इंटू 10⁻23 सब्सटेंस के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि 1 मोल, मान लो कॉपर लिया है आपने, तो यहाँ पे आपको कॉपर कितने मिलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपर होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद एक बेसिक हमारे पता होना चाहिए, 1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। वन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपने कब पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड में, आपका जब फर्स्ट या सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ था आपने, तभी आपको आ गया था। ठीक है, तो अगर मुझे 1 मोल, ठीक है, मुझे चार्ज चाहिए, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि मान लो कि मैंने यहाँ पे मान लिया है कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं x कूलम जितने, कितने कूलम, x कूलम जितने होते हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं कॉपर लिखा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लूँ, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होने वाला है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होने वाला है। 6.022 इंटू 23 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.602 इंटू 10⁻³ कूलम। तो चार्ज ऑन 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन
23 इलेक्ट्रॉन पे क्या होने वाला है, 6.022 इंटू 23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कूलम आपकी वैल्यू आने वाली है। कितनी आ गई कि 1.602 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कूलम। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका आंसर आता है 96,488 कूलम पर मोल, कूलम पर मोल, ठीक है, कूलम पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। क्या बताया मैंने कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। और चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इतना होता है। तो हमें कितना चाहिए, मान लो कि आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की है, तो उसके लिए कितना चाहिए, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉन का कितना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये जो x मैंने लिखा था वो मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने क्वांटिटी में चार्ज चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, ओके। हाँ, तो हमें क्या मिला कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 96,488 कूलम हमें क्या मिला है, ये जो मिला है हमें क्या मिला है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब एक तरीके से जो हमें ये मिला है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है बेटा। थोड़ा चलो, ये हमें जो मिला है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम में मान लेता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने मान लिया है। और जो ये वैल्यू आती है उसको बोला जाता है फैराडे कांस्टेंट, इसको बोला जाता है फैराडे कांस्टेंट, उसको बोला जाता है फैराडे कांस्टेंट, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए 1 फैराडे की वैल्यू जो होती है वो 96,500 कूलम पर मोल हम लेते हैं, ठीक है। 1 फैराडे की वैल्यू क्यों इतनी होती है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल, 96,500 कूलम पर मोल वैल्यू होती है। क्यों इस वैल्यू को 1 फैराडे कहा गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ है, ठीक है, माइकल फैराडे ने क्या किया था, माइकल फैराडे हु डिस्कवर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। माइकल फैराडे ने हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के लॉस को डिस्कवर किया था, मतलब कि उनको ढूंढा था, इसी के ऑनर में, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट करते हुए उनको बोल दिया कि जो ये वैल्यू हमें मिली है वो आपके नाम से जाने जाएगी, जिसको हम फैराडे कांस्टेंट कहने वाले हैं, और हम उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो अब हमें पता क्या चला है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल होता है, कूलम पर मोल होता है। इसका मतलब क्या है, अभी बहुत अच्छे से समझो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आपको ट्रांसफर करना है, अगर आपको बोला गया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इतनी हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया और उसमें आपने देखा कि n नंबर ऑफ, हमें पता नहीं है वैल्यू कौन सी है, तो मैंने मान लिया कि चलो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको मैंने यहाँ पे बता दिया Q है इलेक्ट्रिसिटी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, Q जितनी इलेक्ट्रिसिटी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, Q इज इक्वल टू N इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई 1, मतलब कि Q इज इक्वल टू हमें मिला N इंटू 96,500, ठीक है। N इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया है, ये Q इज इक्वल टू N इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और
ये हमारे पास हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया है, Q इज इक्वल टू एन एफ, Q इज इक्वल टू एन एफ, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बेस हम न्यूमेरिकल करने वाला है। Q इज इक्वल टू क्या आ गया, एन एफ, Q इज इक्वल टू क्या आ गया है, तो एन एफ, क्या आ गया, Q इज इक्वल टू एन एफ। अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ मैं क्या बताना चाहता हूँ। आपने एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल बनाया, मान लो, जिसमें कैथोड पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन आपको दिख रही है, ठीक है। मतलब कि क्या बोला कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन किसके लिए चाहिए, 1 मोल एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करने के लिए, 1 मोल, 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है किसके लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करने के लिए। आपको बोला गया कि आपको क्यू ढूंढना है, क्यू ढूंढना है मतलब कि मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, ठीक है, मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल है, क्यू इज इक्वल टू एन एफ, एन की वैल्यू क्या है, तो 3 मोल है, तो यहाँ पे 3 × 96,500, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आता है 2,89,500 कूलम, 500 कूलम। आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो तो आपको 1 मोल एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखने वाला है, ठीक है। चलो ये समझ आ गया, बहुत ही इजी था। क्या बताया हमने, लास्ट डिस्कशन किया, उसके बाद हमें क्या पता चला, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 96,488 कूलम हमें मिलता है। ये हमें क्या मिला है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मिला है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसको मैंने 96,500 कूलम मैंने बता दिया है। इसको हमने फेराडे ने जो हमारी डिस्कवरी की थी, किसकी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो डिस्कवर किए थे माइकल फेराडे ने, उसकी रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू हमें मिली है उसको हमने फेराडे कांस्टेंट बता दिया, जिसको मैं कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसी वजह से मुझे क्या मिला कि 1F इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मुझे ट्रांसफर करवाना है, मतलब कि एक एनोड से कैथोड तक एक इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मुझे ट्रांसफर करवाना है, तो 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी मुझे चाहिए। तो अगर मुझे n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने हैं तो कितनी चाहिए, तो उसको मैंने मान लिया Q इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको मैंने क्या मान लिया है कि Q इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और Q इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, n इंटू 96,500, और यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन एफ आपका आ गया, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन आ गया। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल पूछ लिया गया कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल है जिसमें कैथोड पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन हो मतलब कि 1 मोल एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड थे उस, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है राइट हैंड साइड पे, उस पे यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है, डिपॉजिट होने वाला है। तो उसके लिए मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी मैं पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को दूं कि जिससे मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है Q इज इक्वल टू एन एफ, एन की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली, 3, तो 3 इंटू ये, इनसे आप मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता क्या चल गया कि अगर मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी क्या करने वाला हूँ, मैं पास करूंगा, इतने इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के जो अमाउंट में सब्सटेंस आते हैं, वो कितना सब्सटेंस आने वाला है, एल्यूमिनियम आने वाला है, वो कितना है, 1 मोल, वो कितना है, तो 1 मोल होगा, ठीक है, 1 मोल होने वाला है, ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास, मैंने क्या बताया कि हमारे पास 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, ये वैल्यू है। ये वैल्यू 1 फेराडे कांस्टेंट हम इसे कहते हैं। क्यों इसे फेराडे कांस्टेंट बोला गया है, तो क्योंकि फेराडे ने क्या किया था, हमें लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिए थे, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कुछ लॉ दिए थे। किसने, फेराडे ने। किसने, तो फेराडे ने। इसी वजह से ये जो लॉ है जाने जाते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से ये जाने जाते हैं। क्या बताया कि यहाँ पे 1 फेराडे इज इक्वल टू है 96,500 कूलम, ठीक है। ये ये वैल्यू को क्यों हमने 1 फेराडे बोला, क्योंकि फेराडे ने डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है उसके लिए कुछ लॉ,
कुछ दो लॉ उसने क्या किए थे, हमारे लिए डिस्कवर किए थे। इसी वजह से इसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कशन करने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि फैराडे ने जो फर्स्ट लॉ दिया था उसके बारे में। ठीक है, मैं पूरा लॉ यहाँ पे जो भी मतलब कि जो लॉ जो स्टेट करता, मतलब कि लॉ जो हमें बताता है, जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक लाइन हमें बोलेगा वो क्या है, वो मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। फैराडे ने बताया कि हमारा मतलब कि हमारा जो फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ states that the mass of a substance deposit at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the इलेक्ट्रोलाइट। क्या बताया फैराडे ने हमें फर्स्ट लॉ में, क्या बताया था कि हमारा जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, मतलब कि हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा होता है, यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट की होती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ, ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल है। फैराडे ने क्या बताया अपने फर्स्ट लॉ में कि यहाँ पे जो ये अमाउंट, यहाँ पे जो ये सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसका मास, यहाँ पे ये जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसका मास मतलब कि स्मॉल एम वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट में से जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या आएगा, Q। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रोलाइट में से कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो जो मैंने बताया था कि SO4-2 होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनोड को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन कौन, SO4-2। मतलब कि यहाँ पे कोई वायर नहीं है इलेक्ट्रोलाइट में, पर आयंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने वाला है। किसके साथ, आयंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ में फैराडे ने क्या बताया कि मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब Q पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू टी होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये पोर्शन हमारा बाकी है गया है, वापिस एक बार बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। Q इज इक्वल टू IT होता है। ठीक है, ये आपके फिजिक्स में भी पढ़ा होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, तो IT, यहाँ पे क्या है, I जो है वो क्या है, करंट है जो एम्पियर में होता है, और T जो है वो सेकंड है, ठीक है, T क्या है, हमारा टाइम, मतलब कि टाइम है जो सेकंड में दिया होता है, टाइम हमारा सेकंड में दिया होता है, ये टाइम हमारा सेकंड में दिया होता है। तो अब क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, Q इज इक्वल टू NF, एक तो ये इक्वेशन हो गया, और Q इज इक्वल टू I2, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बोला जाए, ठीक है, आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, इसमें से आपने ये
आपके पास पूरा अरेंजमेंट आप करने वाले हो। यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, कुछ इस तरीके से आपने क्या कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है। ये क्या है, हमारी बैटरी। अब आपको क्या चाहिए कि इस बैटरी में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में गए, बैटरी में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जाती है, वो आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको पता ही होगा कि बैटरी कितने वोल्ट की है। ठीक है, बैटरी जो होती है 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, कितने वोल्ट की है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और जैसे ही आप यहां से करंट पास करोगे, ठीक है, आप टाइम मेजर करोगे कि क्या कि आपने 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए, कितने टाइम के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी क्या है पास की हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, बैटरी का वोल्ट भी पता होता है, मतलब कि कितना करंट है वो भी पता होता है। ये क्या होता है, तो करंट। ठीक है, कितना वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी है वो आपको पता ही होता है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे ले लिया है, सॉरी कितने वोल्ट नहीं, कितने एम्पियर की ये बैटरी, यहाँ पे जो ये बैटरी है वो कितने एम्पियर की है वो आपको पता ही होता है, मतलब कि वो करंट होता है। और कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए आपने वहां से करंट को पास किया है वो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, आप वॉच रख के मेजर कर सकते हो। तो अगर आप इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, क्यू। और क्यू है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, क्यू क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है। ठीक है, क्यू क्या है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ आ गया कि क्यू इज इक्वल टू I2 क्या है। तो अगर आपको ये बैटरी है, बैटरी का एम्पियर आपको पता हो, कितने समय के लिए आपने ये करंट पास किया, वो आप मेजर कर लो और उसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिसिटी मिली है उसको आप यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे रखने के बाद क्यू बाय ये एफ को नीचे लेके आओगे तो आपको मिल जाएगी मोल। आपको क्या मिलने वाला है, तो मोल्स मिल जाने वाले हैं। क्या मिल गए आपको यहाँ से, मोल। एक बार आपको मोल्स मिल जाते हैं तो आपको बहुत इजी तरीके से पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट में सब्सटेंस इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है। कैसे, मान लो कि आपने जो कॉपर वाला केस था, ये Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन Cu, यहाँ पे हमें पता है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम लेते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो हमें 1 मोल कॉपर मिलता है, 1 मोल कॉपर मिलता है। ठीक है, यहां से आपको कुछ वैल्यू मिली है, मान लो कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि आपके पास 6 मोल आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डिवाइडेशन करने के बाद आपको जो मोल्स मिले वो कितने हैं, 6। तो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पे, मान लो कि वाई, तो वाई मोल्स ऑफ कॉपर आ जाएंगे। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 6 × 1 / 2, तो आपका आ जाएगा 3। तो आपको क्या मिला है, 3 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होने वाले हैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, अगर यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, ये बैटरी का एम्पियर कितना है, कितने एम्पियर का करंट पास किया, कितने समय के लिए पास किया, तो आपको क्यू मिल गया। क्यू मिल जाने के बाद अगर उसको फैराडे से आप डिवाइडेशन करते हो तो आपको मोल्स मिल जाते हैं। मोल्स मिल जाने के बाद आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हो तो आपको यहाँ पे कितने अमाउंट में कॉपर डिपॉजिट होता है वो आपको मिल जाने वाला है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस ये एक डिस्कशन था। वापिस आते हैं हमारे फेराडे लॉ पे। चलो, फेराडे ने बताया था कि मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के कितने अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ठीक है, उसका जो मास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालूंगा तो आ जाएगा Z × I × T आ जाएगा, Z × I × T आ जाने वाला है, जहां पे जो Z है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, जिसको मैं ECE से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ECE से मैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, और अब अगर हमें पता हो कि हमारे पास जो बैटरी है उसमें 1 एम्पियर का करंट हम पास करने वाले हैं और वो भी 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा M इज इक्वल टू Z हो जाने वाला है, M इज इक्वल टू Z हो जाएगा। ठीक है, M इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, Z हो जाने वाला है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल
केमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में मतलब कि इसकी डेफिनेशन एक तरीके से दिखा आपको बता नहीं हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट एट इलेक्ट्रोड when current of 1 ampere is passed through electrolyte for 1 second। मतलब कि 1 सेकंड के लिए और 1 एम्पियर का वोल्ट करंट 1 सेकंड के लिए मैं इलेक्ट्रोलाइट में से पास करता हूं तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट में से मैं क्या करने वाला हूं, पास करूंगा, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाता है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब कि ECE के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें ये हमें किसने बताया था, यहाँ फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था, ये हमने फेराडे ने बताया था। ये क्या था हमारा फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोला था कि मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट में से कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई वो हमने यहाँ पे रखी। Q इक्वल टू IT होता है, वो हमने इस इक्वेशन से पता चला है, यहाँ पे हमने पता चला था। और उसको मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला तो Z आ गया। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Z अगर मान लो कि आपने जो यहाँ इस बैटरी का जो एम्पियर है वो 1 है, 1 एम्पियर का करंट पास होता है और 1 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, तो M इज इक्वल टू Z हो जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, मतलब कि जब आप इस बैटरी में से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास करोगे और उसकी वजह से जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सेकंड बात करने वाला है फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। ठीक है, बुक में जो दिया है वो समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको एक अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूंगा जिससे आप बहुत ही इजीली तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, दोनों जो वर्ड्स यूज हो गए वो थोड़ा डिफरेंट हो गए पर दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है। पहले हम देखते हैं बुक में क्या है। बुक में लॉ क्या लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट by the same quantity of electricity passed through their electrolyte are directly proportional ठीक है, डायरेक्टली proportional to their chemical equivalent mass। क्या बोला है कि अगर सेम क्वांटिटी का इलेक्ट्रिसिटी में अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट by the same quantity of electricity passed through the electrolyte are directly proportional to the chemical equivalent mass। देखो ये समझाने में भी
समझाने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, और समझने में भी आपको समझ भी नहीं आएगा अगर मैं समझाऊंगा। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से, मतलब कि थोड़ा और समझ आ जाए, कुछ इस तरीके से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ और बाद में समझाता हूँ कि ये क्या कहना क्या चाहता है, ठीक है। ओके, इसका फर्दर एक मीनिंग हो सकता है कि सेकंड लॉ स्टेट that when same quantity of electricity when same quantity of electricity is passed through different electrolyte through different electrolytes connected in series, then the ratio of mass of substance deposit at the electrode are equal to the ratio equal to the ratio of their equivalent mass ठीक है, ऑफ द इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे आपको अगर इक्विवेलेंट मास का मतलब नहीं पता हो तो बता दूं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे एन क्या है? एन है इलेक्ट्रॉन required for the formation of product प्रोडक्ट का प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये अब हम इसका मतलब समझने वाला है। सॉरी, ये यहाँ से कट गया, देख लेना। चलो, क्या है? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। क्या बोला है कि हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो, चलो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे एक मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कब मिल सकते हैं? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने मान लिया, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बी है। इसमें हमने AgSO4 इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यहाँ पे मैंने CuSO4 को एज अ इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि दो रॉड होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, सीरीज में मैंने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी कुछ कनेक्शन यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब क्या बोला है कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सीरीज में कनेक्ट हुए हैं दो इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से अगर मैं सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो यहाँ पे जो ये डिफरेंट ये इलेक्ट्रोलाइट जो AgSO4 इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे CuSO4 जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, उन दोनों में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो कैसी होने वाली है? तो सेम होगी। अगर ऐसा होता है तो देन रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस, ये मास ऑफ ए सब्सटेंस का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद यहाँ पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होने वाला है, वो मान लो कि यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ है वो क्या है, x ग्राम Ag डिपॉजिट हुआ है, और यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ है वो क्या है हमारा, y ग्राम
कॉपर, y ग्राम कॉपर हमारा वहां पे डिपॉजिट हुआ है। तो क्या बोला है कि मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड, यहाँ पे x और यहाँ पे y है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय, रेशियो लेना है दोनों के दोनों ही मासेस का, मास ऑफ Ag डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, ये क्या था x ग्राम, ये क्या था y ग्राम, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होने वाला है इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट मास, रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास बराबर इक्विवेलेंट समा मतलब है द, मतलब केमिकली द केमिकल इक्विवेलेंट मास, केमिकल इक्विवेलेंट मास के इक्वल होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag। क्या बोला है फिर से एक बार देखो, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने क्या किया है कि सीरीज में कनेक्ट किया है दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, और दोनों में से हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया हुआ है। क्या क्या है, दोनों में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैंने पास किया है। तो क्या हुआ कि रेशियो ऑफ ए मास ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब कि यहाँ पे जो मास डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे जो मास डिपॉजिट हुआ है वो किसके इक्वल होने वाला है, वो इक्वल होने वाला है वो इक्वल होने वाला है किसके, तो केमिकल इक्विवेलेंट मास के, उसी उसी मेटल या मतलब कि उसी सब्सटेंस के केमिकल इक्विवेलेंट मास के इक्वल होने वाला है, केमिकल इक्विवेलेंट मास के इक्वल होने वाला है, मतलब कि केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag लेना है, उनका भी क्या लेना है, रेशियो लेना है। ये हमें क्या मिला है, ये हमें किसने बताया, हमारा सेकंड लॉ, ये हमें किसने बता दिया है, हमारा सेकंड लॉ ने हमें बता दिया है। क्या बोला है कि मास ऑफ ए कॉपर डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय मास ऑफ Ag डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, तो वो इस इसके इक्वल होता है। मतलब कि मान लो ये x था, ये y था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि केमिकल इक्विवेलेंट मास, केमिकल इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, मास, ठीक है। अभी ये मास का मतलब क्या आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। केमिकल इक्विवेलेंट मास मतलब एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n, ठीक है। कॉपर के केस में, कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि N2 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास इसका लिखने जाऊँ कॉपर का, तो क्या हो जाने वाला है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। और Ag की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए n इज इक्वल टू 1 होता है। नहीं, n क्या है तो ये देख लो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मुझे केमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag मुझे चाहिए, तो क्या होगा, Ag का एटॉमिक मास होता है 108 होता है, 108 होता है, डिवाइडेड बाय 1 होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 108। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना है, तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे क्या है तो 108, क्या है तो 108। तो अभी हमें क्या मिला, x बाई वाई इज इक्वल टू 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 108, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो रेशियो आया वही इन दोनों के मास का रेशियो निकालूंगा तो मुझे मिलने वाला है। ये हमें पता चल जाता है हमारे सेकंड लॉ से। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। आज हमारा पूरे लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में अमाउंट डिपॉजिट होने वाला है। उसके बाद हमने फेराडे लॉ पढ़े, फेराडे लॉ हमने 2 पढ़े। फर्स्ट
फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा मास होता है, जो यहाँ पे डिपॉजिट होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। और हमारा जो सेकंड लॉ था वो हमारा क्या था कि जब हम सीरीज में दो इलेक्ट्रोड को, क्या, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को क्या कहते हैं, सीरीज में रखते हैं और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, तो जो यहाँ पे डिपॉजिट होने वाले हमारे डिपॉजिट होते हैं हमारे एटम्स, सॉरी हमारा जो सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट होता है उसका रेशियो निकालता हूँ, और उसी का केमिकल इक्विवेलेंट मास का रेशियो निकालता हूँ। उनका ही केमिकल इक्विवेलेंट मास का अगर रेशियो निकालता हूँ वो क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। ये आपका लॉ है और इसका उसको मैंने शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ा बहुत एक एग्जांपल के साथ समझा दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।